और फिर हम उसकी डिटेल के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? इट इज ए cyclic pathway for the oxidation of acetyl CoA into two molecules of carbon dioxide and water, producing 12 molecules of ATP from 3 molecules of NADH and 1 molecule of FADH2 and 1 molecule of GTP। तो अगर हम देखें क्रैब साइकिल को तो इसमें एसिटाइल जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एक एसिटाइल कोए से तकरीबन 12 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं जो कि 9 एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, और एक FADH2 प्रोड्यूस होता है जो कि 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है, और एक GTP प्रोड्यूस होता है जो कि बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टोटल इसमें 12 ATP प्रोड्यूस होते हैं ये, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा ये एरोबिक पाथवे है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है एज ए एक्सेप्टर टू प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, इसके अलावा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सारी इस साइकिल के अंदर कन्वर्ज होती है। मोस्टली अमाइनो एसिड इस साइकिल के अंदर बन भी रहे होते हैं, जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं वो इस साइकिल के अंदर प्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शन दोनों इकट्ठे चल रहे होते हैं, यानी कि सिंथेसिस का प्रोसेस भी साथ साथ हो रहा है और कैटाबोलिज्म का प्रोसेस भी साथ साथ हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एसिटाइल को ये आ जाता है 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये मिलता है एक्सालो एसीटेट से जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, तो बनता है सिट्रेट। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में। अगर आप सिट्रिक एसिड साइकिल को देखें तो इसमें टोटल कितने रिएक्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रिएक्शन है। इसमें 4 जो है वो रिवर्सिबल हैं और 4 ही इरिवर्सिबल हैं। मसलन इरिवर्सिबल कौन सा है? जब 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड से मिलता है तो सिट्रेट बनता है, ये एक रिवर्सिबल है। दूसरा रिवर्सिबल कौन सा है? जब एसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज होता है, ये है। तीसरा, जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट सक्सिनाइल कोए में चेंज होता है, ये रिवर्सिबल है। चौथा, जब सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में चेंज होता है तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से हैं? सिट्रेट एसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है, या सक्सिनेट फ्यूमारेट में चेंज होता है, या फ्यूमारेट मैलेट में चेंज होता है, या मैलेट एक्सालो एसीटेट में चेंज होता है। तो ओवरऑल इसमें 8 रिएक्शन है, 8 में से 4 रिवर्सिबल हैं और 4 इरिवर्सिबल हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड से मिलता है तो एक 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है, इसको हम सिट्रेट कहते हैं। सिट्रेट से फिर एसोसिट्रेट बनता है। ठीक है, जो है इसमें एकोनाइटेज एंजाइम होता है। ठीक है, फिर एसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है एसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोए बनता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की मौजूदगी में। फिर सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बनता है थायोकाइनेज एंजाइम की मौजूदगी में। फिर सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की एंजाइम की मौजूदगी में। फिर फ्यूमारेट से मैलेट बनता है फ्यूमारेज एंजाइम की मौजूदगी में। फिर मैलेट से सक्सालो एसीटेट बनता है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में। अब 1 बाय 1 इस रिएक्शंस की हम डिटेल करते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये 2 कार्बन कंपाउंड CH3 डबल बॉन्ड हो, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, इसमें साथ कोएंजाइम ए लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड से मिलता है, ठीक है, सिट्रेट सिंथेज की मौजूदगी में, तो सिट्रेट बनता है। ठीक है, इसको सिट्रेट एसिड साइकिल क्यों करती है? क्योंकि इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट सिट्रेट बनता है,
और इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिट्रेट के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कितने? 3। एक ये और एक ये। तो ये हमारे पास सिट्रेट है और कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है इधर से वाटर की मौजूदगी में। तो ये सिट्रेट सिंथेज जो है वो हाईली रेगुलेटरी रिएक्शन है। ठीक है, हाईली रेगुलेटरी रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं सिट्रेट, NADH, सक्सिनाइल कोए, फैटी एसाइल कोए, इसको ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये सिट्रेट अगर ज्यादा हो गया तो ये साइटोप्लाज्म में जाएगा और ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम फॉस्फोफोटोकाइनेज 1 को भी जाके ब्लॉक कर देगा। तो ये जो आपके पास सिट्रेट है ये हाईली इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हाईली रेगुलेटरी रिएक्शन है, क्योंकि सिट्रेट सिंथेज वो जो है वो रेगुलेट होता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से और लो एनर्जी मॉलिक्यूल इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक हाँ जी सर ये रिपीट कर दें, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जिसको ब्लॉक करेंगे फॉस्फोफोटोकाइनेज वाले पॉइंट रिपीट कर दें। नहीं, सिट्रेट सिंथेज को जो इनहिबिट करते हैं ना मॉलिक्यूल, वो आगे जब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल आएगी। ठीक है, तो वैसे जो सिट्रेट है ये साइटोप्लाज्म में अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाए ना माइटोकॉन्ड्रिया में, तो साइटोप्लाज्म में जाके ये फैटी एसिड भी बनाता है और दूसरा ये ग्लाइकोलाइसिस को भी स्टॉप करता है। कौन से एंजाइम को ब्लॉक करता है? फॉस्फोफोटोकाइनेज 1 को। दूसरा, अगर सिट्रेट ज्यादा हो जाए तो फिर ये साइटोप्लाज्म में जाके फैटी एसिड की सिंथेसिस भी करता है। अगला रिएक्शन जो है हमारे पास एकोनाइटेज एंजाइम की मौजूदगी में होता है। सिर्फ एसोमराइजेशन होती है। ठीक है, एसोमराइजेशन क्या होती है? ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप उतर के इस कार्बन के ऊपर आके लग जाता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप उतर के इस कार्बन के ऊपर लग जाता है। इधर एक हम वैसे इनहिबिटर यूज करते हैं राइट पॉइजन के तौर पर, फ्लोरो एसीटेट। ठीक है, फ्लोरो एसीटेट क्या करता है? ये सिट्रेट से मिलता है और फ्लोरो सिट्रेट बनाता है। फ्लोरो सिट्रेट जो है वो एक्वानाइटेज, ये जो एंजाइम है इसको एक्टिव साइड के ऊपर जाके लगता है और उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है और क्रैब्स साइकिल ब्लॉक हो जाता है, और जिसकी वजह से एनर्जी कम हो जाती है और एनर्जी कम होने की वजह से रैट की डेथ हो जाती है। तो रैट किलिंग पॉइजन हम एक यूज करते हैं फ्लोरो एसीटेट। फ्लोरो एसीटेट फिर सिट्रेट से मिलता है तो फ्लोरो सिट्रेट बनता है। फ्लोरो सिट्रेट फिर इसको जाके ब्लॉक कर देता है। बहरहाल ये सिट्रेट है, ये एसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है बाय एकोनाइटेज, एसोमरेज एंजाइम की क्लास है। तो ये क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर से उतर के यहाँ पे आके लग जाता है, तो ये एसोसिट्रेट बनता है। एसोसिट्रेट के ऊपर फिर एसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है। ये क्या करता है? इसके अंदर 2 एंजाइम की एक्टिविटी होती है। एक डीकार्बोक्सिलेशन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करेगा। दूसरा, प्रोटॉन निकलेंगे इधर से और NAD को मिलेंगे, वो NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट जो है रिएक्शन है जहाँ पे NADH प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ये NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होता है तो इससे 3 ATP बनते हैं। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हुआ, दूसरा यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, और ये हाइड्रोजन, ये दोनों प्रोटॉन निकलेंगे NAD को मिलेंगे और ये NADH प्लस H में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जब प्रोटॉन निकलते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। तो ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में चेंज हो जाता है। ये किस में चेंज हो जाता है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल आता है ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स वर्क करता है। कौन सा डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, जिनको फंक्शन करने के लिए 5 कोफैक्टर की जरूरत होती है। ठीक है,
कौन से 5 को फैक्टर की? थायमीन, पैरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, एफएडी, एनएडी और कोएंजाइम ए। ठीक है, तो इसके अंदर वही 3 एंजाइम है जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर थे। ठीक है, जो क्या थे? पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के अंदर थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो रहा है, ये कोएंजाइम ए इधर आगे लग रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? ये एनएडी को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये NADH में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो एक थायोएस्टर कंपाउंड कंटेनिंग बॉन्ड आता है जिसको हम सक्सिनाइल कोए, ये जो कोएंजाइम ए है ये थायोएस्टर बॉन्ड के जरिए लगा हुआ है, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। जब ये ब्रेक होता है तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है जो कि GDP को मिलती है, वो GTP में चेंज हो जाता है। 12 ये अल्फा कीटोग्लूटरेट के ऊपर अल्फा कीटोग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का काम करता है जो कि 3 एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, डी कार्बोक्सिलेज, ट्रांस एसिटाइलेज और डीहाइड्रोजिनेज। तो इसमें क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होता है, साथ में कोएंजाइम ए आके लग जाता है। ठीक है, और दूसरा ये जो NADH को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये NADH में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगला रिएक्शन है सक्सिनाइल कोए की क्लीवेज। इसमें क्या होता है कि सक्सिनाइल कोए का जब बॉन्ड टूटता है तो हाई एनर्जी बनती है, वो GDP की फास्फोरिलेशन में यूज हो जाती है GTP में, और ये GTP फिर अपनी एनर्जी देता है ADP को, और वो ATP में चेंज हो जाता है। किस एंजाइम की मौजूदगी में? न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट काइनेज की मौजूदगी में। ठीक है, तो ये जो दिस इज द थर्ड रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। पहले दो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़े हैं, और तीसरा रिएक्शन ये है। इसमें क्या होता है? जब ये बॉन्ड टूटता है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, ये GDP की फास्फोराइलेशन में चेंज हो जाती है GDP, तो कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है। ये GTP फिर अपनी एनर्जी देती है ADP को, वो ATP में चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास ये सबस्ट्रेट से एनर्जी बन रही है, तो इसको हम कहते हैं थर्ड रिएक्शन ऑफ सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन। इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो सक्सिनाइल कोए थायोकाइनेज है। अब जो सक्सिनेट है इसके पास लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं। CH2 के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर। ये जो लो CH2 बॉन्ड है इसमें लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब ये लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन FAD को मिलते हैं ये FADH2 में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक इधर से एक इधर से, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आ गया तो सक्सिनेट जो है वो फ्यूमारेट में चेंज हो जाएगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी में। इट इज दिस एंजाइम इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इसके क्रैब साइकिल के बगैर नहीं चलती। क्यों? क्योंकि और क्रैब साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बगैर नहीं चलता। क्यों? क्योंकि एक एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज जो कि पार्ट है किसका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और यहाँ से लो एनर्जी FADH2 भी प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि एनर्जी देते हैं आगे जाके। आगे हाइड्रेशन होती है ऐसे फ्यूमारेट की, तो वो मैलेट के अंदर चेंज हो जाता है। वो किस में चेंज हो जाता है? मैलेट। फ्यूमारेट इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्यूरिन सिंथेसिस एंड ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड फिनाइलएलानाइन एंड टायरोसिन। ये फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन से भी फ्यूमारेट बनता है। ठीक है, ये फ्यूमारेट जो है ये इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल लेता है फ्यूमारेज एंजाइम की मौजूदगी में। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है OH ग्रुप इधर लग जाता है और H इधर ऐड हो जाता है वाटर में से। तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन है फ्यूमारेज एंजाइम की मौजूदगी में होता है और ये मैलेट में चेंज होता है। आखिरी रिएक्शन में क्या होता है? ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास, ये मिलते हैं NAD को और ये NADH में चेंज हो रहा है, और इसमें एंजाइम जो एक्ट कर रहा है मैलेट डीहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, तो ये जब NADH का मॉलिक्यूल यहाँ से ऑक्सीडाइज होगा ये 3 ATP देगा।
तो ये जो ऑक्सालो एसीटेट है, ये जो ऑक्सालो एसीटेट है, ये बार बार रिसाइकल होता रहता है। तो ऑक्सालो एसीटेट को हम कैरियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं एसिटाइल कोए को लगाने के लिए। ये तो इसको हम एक कैरियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस बाय ए ग्रैब साइकिल कितनी, इसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि 3 NADH बनते हैं और एक FADH2 बनता है। 3 NADH, जब एक NADH से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं तो 3 से कितने होंगे, 9। और ये FADH2 है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज होता है तो इससे 2 बनते हैं, 9 + 2 11 और एक ये 12। तो टोटल एक एसिटाइल कोए की जब ऑक्सीडेशन होती है वो 12 ATP प्रोड्यूस होता है। ये जो एसिटाइल कोए है इसके दोनों कार्बन पहले 3 रिएक्शन के अंदर खत्म हो जाते हैं। पहला कार्बन एसिटाइल कोए का खत्म हो जाता है जब एसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इसके ऊपर वर्क करता है। दूसरा कार्बन रिमूव हो जाता है जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स वर्क करता है। तो दोनों कार्बन एसिटाइल कोए के इनमें आगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाते रहते हैं, फिर वो ऑक्सीजन को मिलते हैं तो उधर वाटर बनता है। ठीक है। तो ये है इसमें ये 2 कार्बन कंपाउंड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये आप देख सकते हैं 3 NADH है, ये 9 ATP प्रोड्यूस करेंगे। FADH2 क्या है, 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। और GDP क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 GDP, वो के 1 ATP के इक्वल है। रेगुलेशन को देखें तो 3 एंजाइम की रेगुलेशन होती है, सिट्रेट सिंथेज की, एसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की और अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स की। और आजकल रिसर्च के मुताबिक सक्सीनाइल कोए थायोकाइनेज की भी रेगुलेशन होती है। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लाइक ATP, NADH, सक्सीनाइल कोए, फैटी एसिड कोए डेरिवेटिव सिट्रेट सिंथेज को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। और लो एनर्जी मॉलिक्यूल लाइक ADP सिट्रेट सिंथेज को एक्टिवेट कर देगा। सिमिलरली ये आपका लो एनर्जी मॉलिक्यूल है प्रोड्यूस करता है, ये एसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को जाके एक्टिवेट कर देगा। और NADH और ATP हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये एसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक कर देंगे। जो आपकी अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स है, ये भी लो एनर्जी है, से जो है एक्टिवेट होगा और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP, GTP, NADH और सक्सीनाइल को इसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये तो है इसकी रेगुलेशन के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। फंक्शन क्या है, सबसे पहला है कि इससे आप अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये NADH और FADH के मॉलिक्यूल इससे प्रोड्यूस होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं आगे जाके। ठीक है। तीसरा इसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो फिर ATP बनती हैं। चौथा कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू ग्लूकोज। ये जो अमीनो एसिड हैं ये क्रेब्स साइकिल के थ्रू ही यूटिलाइज होके किस में चेंज होते हैं, ग्लूकोज के अंदर। चौथा ये जो ये जो अमीनो एसिड हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, ये इधर से प्रोड्यूस भी होते हैं और इधर से यूटिलाइज भी होते हैं। मसलन ये जो आर्जिनिन, हिस्टाडीन, प्रोलिन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज होते हैं। सिमिलरली आइसोल्यूसिन, मैथ्यूनिन, थ्रियोनिन, वेलिन, ये सक्सीनाइल कोए में चेंज हो जाएंगे। फिनाइलएलानिन और टायरोसिन फ्यूमारेट के अंदर चेंज हो जाएंगे। स्पायरिजीन और स्पार्टिक एसिड ऑक्सालो एसीटेट में चेंज होंगे। एलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफान, ये पाइरुवेट के अंदर चेंज होगा। ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, ये कीटोजेनिक भी हैं और इनमें से ये 2 जो हैं ये सिर्फ कीटोजेनिक है, ल्यूसिन और लाइसिन। क्या तीनों जो हैं वो ग्लूकोजेनिक भी हैं और कीटोजेनिक भी हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पाथवे में भी यूज हो रहे हैं। आइसोल्यूसिन है, ये एसिटाइल कोए के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये तो है इसके फंक्शन। फैटी एसिड सिंथेसिस में भी आपके सिट्रेट जो है जब इसका लेवल बढ़ता है ये साइटोप्लाज्म में आता है, एसिटाइल कोए बनता है और एसिटाइल कोए से फैटी एसिड बनते हैं।
तो ये तो है आपका क्रैब साइकिल, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए आपको। हाँ जी सर ये क्वेश्चन। इसमें हमने हाँ जी सर इसमें हमने अमाइनो एसिड की कन्वर्जन पढ़ी है, तो अमाइनो एसिड फॉर्मेशन कैसी होती है? ये रिएक्शन मसलन ये पाइरुवेट से एलानिन प्रोड्यूस होना है, तो कौन सा जो एंजाइम है यूज होगा, एलानिन माइनो ट्रांसफेज। एलानिन कोई भी माइनो एसिड अपना माइनो ग्रुप जब पाइरुवेट को देता है तो वो एलानिन के अंदर चेंज हो जाता है। मसलन ऑक्सालो एसीटेट को जब कोई भी माइनो एसिड अपना माइनो ग्रुप देता है तो ऑक्सालो एसीटेट एस्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाता है एएसटी एंजाइम की मौजूदगी में। ठीक है, इसी तरह अल्फा केटोग्लूटरेट है वो ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाएगा जब कोई भी दूसरा माइनो एसिड अपना माइनो ग्रुप इसको देगा, किस एंजाइम की मौजूदगी में, ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में। ठीक है, तो ये एंजाइम सारे जो है ना किसी ना किसी नॉन एसेंशियल माइनो एसिड जो है ना ये किसी ना किसी इस सबस्ट्रेट के अंदर चेंज हो रहे होंगे, या ये वाले एंजाइम जो है वो इससे ये प्रोड्यूस हो रहे होंगे या इसमें ये कन्वर्ट हो रहे होंगे। सर अल्फा कीटोग्लूटारेट किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूटामिक एसिड में जब माइनो ग्रुप ले लेता है तो ये ग्लूटामिक एसिड, जब इसके अंदर से माइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो ये अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज हो जाएगा, लेकिन जब इसमें माइनो ग्रुप आ जाएगा फिर ये ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। सर ये जो लिपिड हो मेटाबॉलिज्म में लिपिड कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, लिपिड कन्वर्ट हो रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और अभी आपने बताया कार्बोहाइड्रेट लिपिड में भी चेंज हो रहे होते हैं, वो कैसे? कार्बोहाइड्रेट लिपिड में कैसे चेंज हो रहे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से पहले पायरुवेट प्रोड्यूस होता है, पायरुवेट से एसिटाइल को बनता है, एसिटाइलोलेट जब ऑक्सालो एसीटेट से मिलता है तो सिट्रेट बनता है। सिट्रेट का लेवल जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ये साइटोप्लाज्म में आता है और फिर ये फैटी एसिड प्रोड्यूस करना शुरू हो जाता है। ये आप देखें कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हुई, उससे पायरुवेट बना, फिर एसिटाइल को बना, एसिटाइल को से सिट्रेट बना, तो जब एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ये सिट्रेट बाहर जाएगा और फिर ये फैटी एसिड की सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगी। तो फैट की सिंथेसिस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट से अगर सिट्रेट बाहर आता है हाई एनर्जी स्टेट में और फिर वो फैट की सिंथेसिस में यूज होता है। हाँ जी सर ये जो NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सिट्रिक एसिड साइकिल में, ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपीज देंगे, तो फिर हम इसकी एनर्जी को इधर सिट्रिक एसिड साइकिल में क्यों काउंट कर रहे हैं? ये NADH क्योंकि इधर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो साथ ही होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उधर ही ऑक्सीडाइज होंगे, तो प्रोड्यूस तो इधर होते हैं ना, ऑक्सीडाइज उधर होते हैं जाके, इसलिए एनर्जी देते हैं। प्रोड्यूस इधर होते हैं, ऑक्सीडाइज उधर होते हैं जाके। सर जब तक इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी तब तक ये एनर्जी नहीं देंगे? जी जी नहीं देंगे। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है तो उधर ऑक्सीडाइज होके एनर्जी देंगे। सर हमारे कितने टॉपिक्स रह गए हैं? आपका सिर्फ रह गया फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और न्यूक्लियोटाइड का एक चैप्टर रहेगा बस। सर लिपिड यानी कि कोई 3-4 लेक्चर और होने हैं तो फिर आपका खत्म हो जाना। सर 24 से छुट्टियां होंगी? तो कर लिया ना। नहीं नहीं सिर्फ बुध और जुमेरात की छुट्टी है, अब क्या का दिनों क्लासें होती रहेंगी। और हफ्ते इतवार की? हाँ जी और हफ्ते एतवार की वो तो है ही है। नहीं वो गवर्नमेंट कह रहे थे सर और जुम्मे की भी? 24 से छुट्टियां होगी ना 11 तक। नहीं नहीं वो सिर्फ स्कूल